हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिड़िया स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहे और 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज उसको आप शेयर कर दें। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेके और अंत तक बने रहे ताकि वीडियो आप लोग को अगर अच्छा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए तो हम अब आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन है जिसमें हम 20 क्वेश्चन इसलिए ही मतलब कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 ही, ओनली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ज्यादा अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो स्टूडेंट सब क्या करता है तो स्क्रॉल कर देता है, यानी अदर वीडियो की ओर चल जाता है। अगर इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट लगे तो मेरे अगले वीडियो भी आप देखेंगे। ये लेक्चर 1 है। इस टाइप से लेक्चर 16 लेक्चर करीब 20 लेक्चर आपको हिस्ट्री का दिया जाएगा जिसमें 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम अंतिम जो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू का वीडियो बनाएंगे, उसमें 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो रहेगा जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें पूरा गेस यहीं से यही वीडियो पूरा रहेगा। तो आप लोग अगर इसमें अच्छा से पढ़ लिए रहेंगे तो सिर्फ उसमें आप देखते देखते आप आंसर मार दीजिएगा। और हम ये भी आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप इससे पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रा को किसने नियुक्ति किया था। दोस्तों देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को क्या है, धम्म महामात्रा को किसने नियुक्त किया था। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, ए में क्या है, चंद्रगुप्त, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क और डी में क्या है, देखिए डी में है बिंदुसार। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले आप अपने मन में सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप क्या किया है तो क्लास किए हुए हैं। तो आप एक बार अपने मन में सोचिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, फिर हम इसका आंसर देते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम इसका आंसर देते हैं। देखिए, ए में क्या है आपको चंद्रगुप्त, बी में क्या है अशोक, सी में क्या है कनिष्क और डी में क्या है बिंदुसार। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो धम्म महामात्र, यानी बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म संघ इससे रिलेटेड है। तो आपको इसका जो क्या है, मतलब इसका नियुक्ति किसने किया था, इसका नियुक्ति किसने किया था, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे प्रचार के लिए। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। और ये जो अदर ऑप्शन है चंद्रगुप्त भी और क्या है कनिष्क है बिंदुसार, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या है ऑप्शन, आप अपने मन में देखिए, एक बार हम पहले ऑप्शन बोल देते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है और हिंदी है। क्या है, संस्कृत है, पाली है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है और हिंदी है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, आप अपने मन में सोचिए और मैं सोचने के बाद हम मतलब कहेंगे आपको आंसर। तो आप लोग, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी संस्कृत। आपको ये क्या है, महाभारत जो है संस्कृत भाषा में क्या है तो हुई, मतलब रचना हुई है, संस्कृत भाषा में रचना हुई है। दोस्तों फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर जरूर करें ताकि आप ही के सहायता से किसी अन्य स्टूडेंट का भी सहायता हो सके। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि दिल्ली से आता है कमा करके, कहीं से कमा करके आता है और 12th के एग्जाम देने के लिए समझता है ये तो 8 पेपर है,
चलिए किसी न किसी सब पास हो जाता है। उससे पहले कितने स्टूडेंट उसके सामने में दिल्ली पंजाब कमा करके आए थे और सेकेंड डिवीजन लेकर के गए थे। तो आप लोग को सेकेंड डिवीजन नहीं लाना है, आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब बताएंगे आपको। यानी हम चैलेंज करते हैं, अगर आप मेरे A to Z वीडियो को देख लेंगे और पूरा याद कर लेंगे तो हम चैलेंज करते हैं आपको कि आपको 350 नंबर से कोई 350 नंबर से आपको कोई नहीं रोकेगा। हम चैलेंज करते हैं आपको, अगर नहीं पढ़े हैं तब, अगर पढ़े हैं तब तो आप अपना हद छोड़ दीजिए, आप रिकॉर्ड तोड़िएगा, फिक्स है आप रिकॉर्ड तोड़िएगा। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा इधर से उधर करेंगे तो आप क्या करिए कीजिएगा, वीडियो को छोड़ के चल जाइएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट को मेरे वजह से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ए में क्या है 4, बी में क्या है 6, सी में क्या है 8 और डी में क्या है 10। देखिए रियलिटी में क्या है, ये जो ऑप्शन था ये हिंदी में ही लिखा हुआ था, 4 आकार 4 जैसे 6 आकार 8 इस टाइप से लिखा हुआ था। लेकिन हम क्या किए, तो इसको मतलब उस टाइप से लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रहा था, क्वेश्चन टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके वजह से हम क्या किए, तो इस टाइप से लिख दिए 6 8 डायरेक्ट डिजिट में हम लिख दिए। तो चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, इससे ये भी होता है कि जैसे याद रहता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता था इसका हम अब आंसर देंगे। आप अपने मन में सोच लिए होंगे, आप बना भी लिए होंगे हमसे पहले, अगर आप पढ़े होंगे तो हमसे पहले बना लिए होंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको ज्यादा देर तक याद रखिए ताकि आपके 2025 में आने वाले एग्जाम जो है उसमें आप एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ सकेंगे। दोस्तों तो चलिए देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, 4 है 6 है 8 है 10 है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसमें सारनाथ लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर कितने बी नंबर पे है सारनाथ। जी ये बिल्कुल गलत है, सारनाथ नहीं होगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध क्या दिए थे, जब ज्ञान प्राप्त करके आए हुए थे तो उस समय में वो उपदेश दिए हुए थे। सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश, अगर क्वेश्चन आए महात्मा बुद्ध सबसे पहले कहां उपदेश दिया था, तो आप क्या देंगे सारनाथ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हम आपको सोचने का वक्त नहीं देंगे, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप मेरे इस सारे वीडियो में बने रहिए, आपको ऑब्जेक्टिव आते ही आपको सोचने का जरूरत नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त आप पूरे वीडियो में बने रहे और एक बार पूरे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे, ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर जब तक 20 तक जाएगा तब तक आप अगर बने रहेंगे तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हिस्ट्री में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आएंगे। और सब्जेक्टिव का रहस्य तो हम जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको। दोस्तों तो चलिए आपका जो सही यहाँ ए में क्या है लुम्बिनी है, बी में क्या है सारनाथ है, सी में क्या है बोध गया है और डी में क्या है कुशीनगर। कुशीनगर में क्या किया था, तो महापरिनिर्वाण। और यहाँ पे लुम्बिनी में, तो दोस्तों आपका जो देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये मेरा मुद्दा कहाँ है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा के रात। बुद्ध पूर्णिमा के रात बोध गया में हुआ था, एक साल वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों अब रिजुपालिका नदी के किनारे, ये नदी तो हम कंफर्म नहीं है, अगर गलती भी हो गया है नदी तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि बोध गया में हुआ था, मतलब इसको ज्ञान का प्राप्ति। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर
5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। देखिए आप पढ़े होंगे, बचपन में हम पढ़े थे, आप नहीं पढ़े भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़े थे। इससे हमें ये नॉलेज है कि हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं। मेरा इंग्लिश में था ये सिद्धार्थ वाला, सिद्धार्थ, वर्धमान, देवदत्त, राहुल। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में ये था, हम ये पढ़े तो देखिए दोस्त, राहुल जो था बुध का पुत्र था। कौन था? राहुल जो था बुध का पुत्र था। और यशोधरा अगर आए कहीं भी नजर, और बुध के उसमें यशोधरा बुध के पत्नी, राहुल बुध के पुत्र। तो और ये क्या है, ए में है वर्धमान और सी में क्या है, सॉरी बी में क्या है, सिद्धार्थ, सी में देवदत्त। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ यानी बुद्ध का दूसरा नाम, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। हम सिद्धार्थ का पढ़े थे तो आपको। और उसके पिता का नाम क्या था, सुदोधन। क्या था? सुदोधन। तो दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जब भी हम YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करेंगे, आपके YouTube में नोटिफिकेशन जाएगा कि VDR स्टडी चैनल की ओर से वीडियो आया हुआ है, तो आप प्लीज देखिए, वॉच। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें, और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको बिल्कुल A to Z क्वेश्चन को, जैसे आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको समझाते जाएंगे ताकि आपको याद रह जाएगा। दोस्तों चलिए तो देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए वेदों की संख्या कितनी है। क्या है, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखिए, मेरे पास स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है जिससे हम कुछ अपना माइंड अप्लाई करने के बाद इस टाइप से हम किए हैं। तो दोस्तों इस पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको उस टाइप से ही बता रहे हैं, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, वहां पे सब कुछ पेंड हो रहा है, तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ने से मतलब है। हम समझा रहे हैं, यहाँ पे मेरा फेस सब कुछ दिख रहा है, हम समझा रहे हैं, आप बिल्कुल समझने का फोकस करें, न कि आप ये मतलब ध्यान में लाए कि ये स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है। देखिए दोस्त, स्क्रीन टच बोर्ड से ही पढ़ाई नहीं होता है, स्क्रीन टच बोर्ड से ही पढ़ाई नहीं होता है। हर एक बोर्ड से जब 2020 के आसपास मतलब स्क्रीन टच बोर्ड आया, उससे पहले आप जानते होंगे, उससे पहले IAS यानी DM, BPSC ये सब बना करते थे कि नहीं। अगर स्क्रीन टच बोर्ड पे ही बनते IAS और IAS और ये SDM फला वगैरह जो भी हो, तो उससे 2020 से पहले नहीं बनते। देखिए आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं, और ये नहीं है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज अपने से छोटा से मिले चाहे अपने से बड़ा से मिले, आपको नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज ये मायने नहीं रखता है कि कौन छोटा है कौन, अगर सही नॉलेज है तो आप जरूर लीजिए, चाहे छोट हो, अपने से छोटा हो, चाहे अपने से बड़ा हो, अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो आप जरूर नॉलेज लिया कीजिए दोस्तों। तो चलिए आपका ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन क्या है, वेदों की संख्या कितनी है। क्या है, वेदों की संख्या कितनी है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। देखिए अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे तो वेद आया है, अगर वेदांग आ जाए, ये अक्सर आया करते हैं वेदांग, तो आप वेदांग में देंगे 18, और वेद आपको कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, आप खुद समझ गए होंगे, यानी 4 होगा। अब वेदांग जब भी आए तो आप 18 में लगा दीजिएगा, वेद वेदांग, वेद 4 वेदांग 18। उसके बाद चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप करके रखे हैं, आपके बोर्ड स्क्रीन पे जो आ रहा होगा, ये हम देखिए यहाँ पे टाइप करके रखे हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं हो कि यहाँ पे आंसर सब लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए
क्या है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप से आपको आया होगा और हम यहाँ पे होंगे, हम यहाँ पे, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको चिन्ह लगता रहेगा। तो ये मत समझिएगा कि मोबाइल में देख के बोल रहा है तो यहाँ पे आंसर है, क्या यहाँ पे कहीं भी आंसर दिख रहा है? देखिए कहीं भी आंसर दिख रहा है? कहीं भी आंसर दिख रहा है? देखिए कहीं भी आंसर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। कहीं भी आंसर आपको नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा होगा। देखिए कहीं भी है आंसर? कहीं नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या है, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? क्या यहाँ पे ने की थी ही लिखा गया मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। तो ये थोड़ा मोड़ा गलती होता रहता है, क्योंकि हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, आप भी गलती करते होंगे। और जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री भी होगा तो वो भी इंसान है, वो भी, उससे भी गलती होता होगा, सबसे गलती होता है भाई। जब इंसान है तो इंसान गलती करेगा। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा यहाँ पे ने के जगह पे शासक ने की आप दे दीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या है, हाँ प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे किया आप समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में कनिष्क और डी में क्या है, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, हम आपको शुरू से बोल दिया है, धम्म, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये जो है आपको अशोक, डायरेक्ट आप याद रखिए। अगर इस ये अशोक, ये मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं, अशोक था, कनिष्क, तो कनिष्क को इससे कोई मतलब, कनिष्क को हाँ चौथा बौद्ध संधि कनिष्क के द्वारा हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त तो इसमें है नहीं। कनिष्क भी संबंधित है लेकिन इससे नहीं संबंधित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत धर्म से संबंधित नहीं है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो था, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या था, धर्म, एक धर्म महामात्रों की, 1 नंबर रुक जाइए, हाँ आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी था, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो उसमें आपको भी आपका आंसर हुआ था अशोक। सेम टू सेम धम्म जहां भी रहे, अगर अशोक का नाम रहे तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा अशोक, क्योंकि धम्म आपको अशोक से ही रिलेटेड हो सकता है आंसर। तो दोस्तों देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है आपको कनिष्क और डी में है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका सही। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, किस काल में आदम से लेकर अकबर के काल तक की इतिहास मिलता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप ऑप्शन देखिए, क्या है, बाबरनामा, क्या अकबरनामा, क्या है जहांगीरनामा, इनमें से सभी। दोस्तों अगर एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से सही वाला क्या होता है, तो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इनमें से सभी नहीं होगा। तो इनमें से सही जो नहीं होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबरनामा। ये क्या है, किस आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास आपको अकबरनामा में ही मिल सकता है दोस्तों। क्या, उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईन ए अकबरी रचिता, सॉरी, आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 है, 4 है, 5 है, 6। देखिए 6 लिखने में गलती हो जाता था, मतलब जब भी लिखते थे दिक्कत हो जाता था, हम इसलिए छोड़ दिए, डायरेक्ट डीजीटी में कर दिए। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या है, आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। क्या, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था, तो आपको 4 भागों में बांटा जाता था। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल दरबार में अभिवाद क्या है, देखिए मुगल दरबार, सॉरी यहाँ पे मुगल दरबार लिखा गया है, यहाँ पे होगा मुगल दरबार। जी रियली यही होगा, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? क्या है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है,
कॉर्निश, बी में सजदा, सी में पाइबोस और डी में है इनमें से सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आपको इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बिल्कुल सही है। दोस्तों बिना किसी हिचक के आप डायरेक्ट मारिएगा, जो हम बता रहे हैं वो 100% प्यूरिफिकेशन हो चुका है ये क्वेश्चन, कि ये आंसर होगा तो होगा, आपको कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो चलिए हम अगले 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों आपको अल बरूनी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, ख्वारिज्म, ए में क्या है ख्वारिज्म है, बी में है तेंजियर, सी में क्या है गजनी और डी में क्या है लाहौर। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ख्वारिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख्वारिज्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। क्या है क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। दोस्तों आपका जो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए, इसमें आप क्या है, ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बंगाल, सी में क्या है बिहार और डी में क्या है मुंबई और मद्रास। दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आपको कहां पे, मद्रास और मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपको क्या है बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त का मतलब महलवाड़ी बंदोबस्त को होना चाहिए, यहाँ पे तो हम का लिख दिए, महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया, यानी किस कहाँ लागू किया गया। दोस्तों तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है बंगाल, क्या है ए में है बंगाल, बी में है उत्तर प्रदेश मद्रास, क्या है बी में क्या है उत्तर प्रदेश मद्रास और सी में क्या है मुंबई, सॉरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत है, मतलब थोड़ा जूम हो गया था इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ। चलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत है, सी में क्या है मुंबई और डी में क्या है मद्रास। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको बंगाल है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और सी में क्या है, बी में था उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और सी में क्या है मुंबई और डी में क्या है मद्रास। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मुंडा विद्रोह का नेता था, यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। क्या है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। देखिए आपको कुछ आदमी का ऐसा मतलब कुछ ऐसे ऐसे आदमी का आप नाम सुने होंगे जिनका बहुत पहले से याद होगा, जैसे बिरसा मुंडा होगा, जितने बिरसा मुंडा का नाम आप बहुत पहले से सुने होंगे, लेकिन इसमें जो आपको अदर ऑप्शन है कान्हू मुंडा, सिद्धू, गोमधर, आप इसका नाम नहीं सुने होंगे। हमें विश्वास है कि आप बिरसा मुंडा का नाम जरूर सुने होंगे। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए में है बिरसा मुंडा, बी में है कान्हू मुंडा, सी में है सिद्धू और डी में क्या है गोमधर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। सुनिए सुनिए इधर, हेलो स्टूडेंट सुनिए, हाँ पढ़ते ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बैठे हैं तो ओके सर। बोलिए, सब बोलिएगा नहीं, ध्यान से पढ़िए, मेरे तरफ देखिए। हाँ चलिए चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन सुनो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का स्थापना, फोर्ट विलियम का स्थापित किया गया, मतलब फोर्ट विलियम जो है कहां पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या है, फोर्ट विलियम कहां पे स्थापित किया गया। क्या है क्वेश्चन, एक बार बोलो। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित किया गया। हाँ यहाँ पर कहां पर है स्थापित किया गया। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है, मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है और क्या है दिल्ली है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोलकाता। फोर्ट विलियम का किला किस समय का है पता है, देखो फोर्ट विलियम का किला है जिस समय सिराजुद्दौला और घसीटी बेगम उसी के समय का, मतलब ये जिस कहा जाता है 1498 ईस्वी में कौन आया था अपने भारत, वास्को डिगामा भारत आया था, उससे बहुत पहले, उससे बहुत पहले का बात है। रॉबर्ट क्लाइव सबका नाम सुना होगा, हिस्ट्री जब पढ़ा होगा पूरा तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा, जैसे सुने थे। उसी के समय का बात है। हाँ तो उसी के समय का बात है। तो चलो, तो आपको फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थापित है, तो कोलकाता में, समझे, मद्रास नहीं डाल देना है, कोलकाता।
ठीक है समझे? सर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो देखो सुनो, सर्वे ऑफ इंडिया का जो है गठन आपको कब किया गया है, सुनिए। हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन, हाँ क्वेश्चन सही था, हम मिला लिए। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन मतलब कब किया गया था। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन कितना, ऑप्शन कितना है, 4 है। सुनो, क्वेश्चन है 4, क्या है? 1767। क्वेश्चन सुने हो ना, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 4, 1767। और जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट होंगे उन सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा ऑप्शन, आप ध्यान देंगे जरूर। देखिए क्या है, 1767 है, उसके बाद 1878 है, और उसके बाद सी में है 1888 है, और डी में क्या है 1898। इसका जो सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1767 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1767 हो जाएगा। तो चलो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान जिस दिन बन रहा था, जिस टाइम में बन रहा था, देखो सबसे पहले संविधान के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बना हुआ था। संविधान को बनाने में इतना समय लगा हुआ था। उसके बाद संविधान को वैसे उनका मेन किसको माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद यहाँ पे कितना आदमी शामिल था, उनमें मेन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसमें कितना आदमी शामिल था, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 150, उसके बाद है 200, उसके बाद है 250, उसके बाद है 389। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुनो, आंसर हो जाएगा 389। और टोटल आर्टिकल पॉलिटी में कितना है, टोटल आर्टिकल पॉलिटी में है 395। यहाँ पे क्या है 389, यानी 6 कम कर दो, कितना 6 कम कर दो, उतना आदमी बैठा हुआ था, और 6 बढ़ा दो तो उतना आर्टिकल है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने आर्टिकल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 395 आर्टिकल है, भाग कितना है, तो 22 भाग है। समझे, कितना है भाग, 22 भाग। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? क्या है क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सुनिए, जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट है सुनिए। ए में है आपको कबीर, बी में है नानक यानी गुरु नानक, सी में है रैदास रेदास, और डी में क्या है मीरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? देखिए, गुरु नानक जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा, तलवंडी। ऑप्शन नंबर बी में है ना तलवंडी। उसके बाद चलो, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है। बीच वाला का आए चाहे न आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आ सकता है कि भारत का पहला मुगल, सॉरी, हाँ, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था और भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो बाबर। कौन था, बाबर। बाबर के बेटा का नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा का नाम अकबर, अकबर के बेटा, इस टाइप से गया है। और अंतिम कौन है, तो अंतिम कौन होगा, तो अंतिम नंबर का शासक जो है कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, यानी मुगल शासक का अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है शाहजहां, शाहजहां तो बीचे में है। उसके बाद दिया हुआ मोहम्मद शाह, ये भी तो बीचे में है। उसके बाद है औरंगजेब, औरंगजेब भी बीचे में है। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, जिसको कहा जाए क्रूर महानिर्दयी शासक था। उसके बाद क्या है, बहादुर शाह जफर। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह। वैसे तो आएगा बहादुर शाह, लेकिन अगर जफर भी लगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहादुर शाह आना चाहिए।
तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर है, तो कोई बात नहीं, बहादुर शाह जफर हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, तो ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगला लेक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। कल समय 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल समय 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग हर एक दिन ये मेरा हिस्ट्री का वीडियो जो है हर एक दिन शाम 6 बजे आप देख सकते हैं। तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे आ गया होगा। महात्मा गांधी जी का जो है मतलब जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है 1862, बी में क्या है 1863, सी में क्या है 1869 और डी में क्या है 1870। देखिए आपको ऑप्शन में अगर डेट नहीं दिया रहेगा, डेट भी दे करके आपको क्या सकता है, क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है, आपको ध्यान को भटका सकता है। तो लेकिन आप एक बात जानते होंगे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था, ये बात आप याद रखें। और 2 अक्टूबर को गांधी जी का क्या मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।